जय हिंद साथियों, जैसा कि आपको परिचित है कि हम भूगोल की कक्षा निरंतर पढ़ रहे हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से जो भूगोल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन जो महत्वपूर्ण टॉपिक या जो विषय वस्तु होती है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली कक्षाओं में भारत की स्थिति के बारे में जाना था कि भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में है, भारत से जो कर्क रेखा गुजरती है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ा था। भारत पर जो महत्वपूर्ण कटिबंध है और महत्वपूर्ण अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उनके बारे में हमने समझा था। जीएमटी यानी कि ग्रीनविच मीन्स टाइम, जो कि इंग्लैंड से होकर गुजरती है, ब्रिटिश वेधशाला से, उसके बारे में हमने जाना था। तो ऐसे ही हम जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनको कॉन्सेप्ट और फैक्ट के साथ पढ़ने का प्रयास करेंगे। और उसी तरह आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि भारत भूगोल को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है उसको हम पढ़ेंगे, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया। भारत की जो भौगोलिक विभाजन है उसको हम पढ़ेंगे कि भारत का जो लैंडफॉर्म है उसको कितने भागों में विभाजित किया गया है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो भारत को मुख्य रूप से जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें 5 रूपों में बांटा गया है भारत के पूरे लैंडफॉर्म को, तो उसको हम देखेंगे। ये आज का हमारा टॉपिक है, भारत का भौगोलिक विभाजन। भारत का भौगोलिक विभाजन। तो एनसीईआरटी में जो भारत का भौगोलिक विभाजन है उसको 5 भागों में बांटा गया है। आइए समझते हैं वो कौन कौन से हैं। पांच भागों में भौगोलिक विभाजन, 5 भागों में। तो 5 कौन कौन से भाग हैं? वो 5 भाग हैं जिसमें पहला है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। जो हमारा भारत है, भारत के जो उत्तर में आपको हिमालय पर्वत और जो पूर्व में नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियां देखने को मिलती है, तो उस रीजन को इसमें रखा जाता है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उसके बाद सेकंड आता है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी प्रदेश के बाद जो नीचे का जो रीजन है जिसमें आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और वेस्ट बंगाल, असम और जो मेघालय का थोड़ा बहुत रीजन आता है उसको संयुक्त रूप से उत्तर का विशाल मैदान कहा जाता है, जिसमें से अनेक नदियां गुजरती है जैसे गंगा, यमुना, चंबल। वो जो सभी नदियां हैं वो इस क्षेत्र में जाकर मिट्टी जमा करती है। खादर, भांगर मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, जलोढ़ मृदा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो उस मृदा से जिस भू आकृति का निर्माण होता है भारत में, उस भू आकृति को एक नाम दिया गया है जिसका अर्थ है उत्तर का विशाल मैदान। इस उत्तर के विशाल मैदान को भी अनेकों भागों में फिर बांटा जाता है, जैसे कि 2 भागों में दो तरीकों से इसका विभाजन किया जाता है। एक तो प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभाजन, दूसरा भौतिक विभाजन। प्रादेशिक यानी क्षेत्र के आधार पर देखें तो पंजाब का मैदान, असम का मैदान, उत्तर प्रदेश का मैदान और राजस्थान का मैदान। और अगर हम भौतिक रूप से देखें तो भौतिक रूप से इसमें है भाबर है, खादर है, तराई है, जलोढ़ मैदान है। इस प्रकार से इनका भी आगे विभाजन किया जाता है। ये मुख्य रूप से मोटा मोटा बांटा गया है, फिर इसके बाद भी इनको छोटे रूपों में बांटा जाता है। तीसरा आपको देखने को मिलेगा प्रायद्वीपीय पठार।
प्रायद्वीपीय पठार भारत के जो दक्षिण का हिस्सा आप देखते हैं, जिसमें आपका तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और केरल, ये जो ये सब क्षेत्र आते हैं, इनको प्रायद्वीपीय पठार में बांटा गया है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, एक मेज की तरह ऊपर उठा हुआ है, और एक जो पृथ्वी का सबसे स्थिर भाग, ये जो है गोंडवाना का भाग है, और सबसे स्थिर भाग जो है एक प्लेट की तरह ऊपर उठा हुआ है, और सबसे मजबूत भाग है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं। इसकी विशेषता है कि यहाँ पे भूकंप नहीं आते हैं, और जो पृथ्वी का सबसे प्राचीन भाग है वो है प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद चौथा भारत का भौतिक प्रदेश है, वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह के बारे में आपने सुना होगा कि जो भारत है, भारत में अनेकों छोटे छोटे द्वीप है, और मुख्य रूप से दो द्वीप समूह है। एक तो आपका हिंद महासागर में है, वो है लक्षद्वीप, और जो बंगाल की खाड़ी में है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीपों का समूह है, और जो लक्षद्वीप है उसमें लगभग 36 द्वीप है। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप होते हैं जिनका कुछ निश्चित नामकरण किया गया है। सेल्युलर जेल जो कि काला पानी, जहाँ पर हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको मतलब सजा काटने के लिए भेजा जाता था, वो भी हमको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखने को मिलता है। तो ऐसे अनेक तथ्यों को हम जानेंगे और इनको भी विस्तार से पढ़ेंगे। और पांचवा जो भौतिक विभाजन है वो है भारतीय महामरुस्थल। भारतीय महामरुस्थल के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि हमारा थार का मरुस्थल है, जो कि जो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में, हमारा जो राजस्थान प्रांत है उसमें और पाकिस्तान में फैला हुआ है, एक बड़े क्षेत्र में, लगभग 52 लाख वर्ग किलोमीटर में वो फैला हुआ है। और वहाँ की वनस्पति, वहाँ की जलवायु, वहाँ के लोग, वहाँ के रहन सहन, वहाँ के जानवर सब भिन्न है। तो भारत में इतने प्रकार के जो भौगोलिक प्रदेश है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है। मतलब भारत में आपको जो माउंटेन रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र है, वो भी देखने को मिलेगा। मैदान भी देखने को मिलेगा, जिन्हें विश्व में एक बड़ा गेहूं का और अनाज का प्रोडक्शन करते हैं। उपजाऊ भूमि भी हमारे पास है। उसके बाद आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे खनिज जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, तांबा का भरमार है हमारे पास। कोयला भी देखने को मिलता है। उसके बाद द्वीप समूह भी देखने को मिलेंगे, जो कि एक टूरिज्म प्लेस होता है, जो मछली का प्रोडक्शन और जो समुद्र का जो क्षेत्र होता है वो भी भारत के पास है। उसके बाद भारतीय महामरुस्थल भी देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास रेगिस्तान है और वहाँ की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। वहाँ के भी भारत को कुछ बेनिफिट्स हैं। खाली क्षेत्र है तो अच्छा हम यूज़ में उसको ले सकते हैं, लेकिन कुछ परेशानियाँ भी हैं। तो भारत में आपको हर तरह का क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो भारत में विविधता है, इतनी ज़्यादा विविधता होते हुए भी हम लोगों में एकता है। तो ये भौतिक प्रदेश है भारत के। इनको भी फिर अनेकों भागों में बांटा गया है। जैसे कि उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश है, तो इसको हम उत्तर में उत्तर पूर्वी प्रदेश है, तो इसको हम हिमालय पढ़ेंगे। उत्तर और उत्तर पूर्वी प्रदेश में हम मुख्य रूप से हिमालय को पढ़ेंगे। हिमालय और हिमालय को भी आगे जाके 3 भागों में बांटा गया है। चार भागों में बांटा गया है। हिमालय को भी हम आगे जाके 4 भागों में बांटते हैं। वो कौन कौन से हैं 4 भाग? हिमालय को भी हम 4 भागों में बांटते हैं। एक तो है महान हिमालय, नहीं ट्रांस हिमालय, सबसे पहला जो है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय।
ट्रांस हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय, चौथा है शिवालिक हिमालय, हिमालय। तो ये जो उत्तर में उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, इसका भी अनेक भागों में विभाजन किया गया है, जैसे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है उनमें पूछा जाता है कि ट्रांस हिमालय में कौन सी चोटी पड़ती है। जैसे कि ट्रांस हिमालय में मुख्य रूप से 3 पर्वत श्रृंखलाएं आती है। अगर हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां आती है, कराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आती है। तो फिर कराकोरम की एक महत्वपूर्ण चोटी है K2 गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। महान हिमालय में भी अनेक चोटियां पड़ती है, जैसे कि महान हिमालय में अनेक चोटियां पड़ती है, जैसे कि नंदा देवी है, कंचनजंगा है, नंगा पर्वत है, नामचा बरुआ है। ये सब चोटियां महान हिमालय में पड़ती है। अब जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो एक एक जो उसका शिखर है उसकी लंबाई देखेंगे कि उसकी लंबाई कितनी है, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे छोटा शिखर कौन सा है, उनका पूर्व से पश्चिम क्रम देखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखेंगे। तो इसको विस्तार से पढ़ेंगे। मध्य हिमालय में अनेकों घाटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि आपने कुल्लू और मनाली के बारे में सुना होगा, वो इसी पर्वतीय क्षेत्र में आते हैं। इधर महान हिमालय में आपने कश्मीर घाटी या कश्मीर वैली के बारे में सुना होगा, वो महान हिमालय में आती है। मध्य हिमालय में अनेक जो मध्य हिमालय है वो पूर्ण रूप से बीच बीच में से कट गया है। जैसे कि महान हिमालय तो पूरा ऐसा है, ये महान हिमालय है। ये पहले तो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय में 3 चोटियां हैं, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। नाम दे देते हैं इनका। कराकोरम, लद्दाख, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी ये ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय जो है पूर्ण रूप से सतत रूप से फैला हुआ है, यानी कि बीच में से कटा चटा नहीं है। लेकिन ये जो महान हिमालय है, महान हिमालय पूर्ण रूप से ऐसा सतत है। ट्रांस हिमालय ये सभी है ना, ये ट्रांस हिमालय के भाग है। ट्रांस हिमालय ये ट्रांस हिमालय के भाग है। दूसरा है ये महान हिमालय। महान हिमालय जो है, ये महान हिमालय पूरा सबसे लंबा है, वो महान हिमालय है। और ये पूरा सतत रूप से फैला हुआ है। ये बड़ा चौड़ाई में है, सबसे चौड़ा यही है। और जो सारे ऊंचे ऊंचे शिखर देखने को मिलती है वो सब महान हिमालय में मिलते हैं। लेकिन इनकी पूर्ण रूप से बीच में से कटापटा नहीं है, पूरा कंटिन्यूटी में है। लेकिन ये जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय बीच में से कटापटा है। ये मध्य हिमालय कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा। अलग अलग श्रेणियाँ हैं, जैसे कि जास्कर श्रेणी। और जब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो इन श्रेणियों का नाम भी ज्ञात करेंगे। ये यहाँ पर बीच में से कटापटा क्यों है, तो इसका मुख्य कारण है कि जो नदियाँ आ रही हैं, जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ब्रह्मपुत्र और चंद्रभागा, ऐसी जो नदियाँ आ रही हैं कहाँ से, ये महान हिमालय से निकलकर जो नदियाँ आ रही है वो यहाँ पे आकर इनको बीच बीच में से काट दिया है। ये इनको बीच बीच में से ऐसे काट दिया है। तो बीच में से जो ये कंटिन्यूटी में था, ये लगातार यहाँ पे कट रहा है। और इसकी जो चौड़ाई है वो और ज़्यादा होती जा रही है और बीच में से कटता जा रहा है। और ये नदियाँ जो यहाँ से यहाँ से और इसको काट कर जो गाद लेके जा रही है यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पर नीचे जो है, यहाँ पर विशाल मैदान, जो हमारा दूसरा भूभाग है उत्तर का विशाल मैदान, उसका निर्माण होता जा रहा है। और यहीं पर कृषि की जाती है और यहीं पर हमें उपजाऊ भूमि देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये पूरा पर्वतीय प्रदेश है। और पर्वतीय प्रदेश का महत्व हमारे लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक ऊंचे क्षेत्र होते हैं। पर्यटन के लिहाज से जब गर्मी के मौसम में अनेकों जो टूरिज्म होते हैं वो घूमने जाते हैं, और यहाँ पर हमें एक ठंडा मौसम है वो देखने को मिलता है। तो ये था उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में।
इसको सेव कर लेते हैं। सेव हो गया है, और तो इसको पीडीएफ में देख लेंगे अपन बाद में। तो ये आपका, इसको भी मिटा ही देते हैं, इसको रहने देते हैं खाली हिमालय। अब उत्तर का विशाल मैदान है, जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर के विशाल मैदान को भी अनेकों भागों में बांटा गया है। उत्तर के विशाल मैदान में शामिल है। इसको 3 भागों में, इसको भी प्रादेशिक और भौतिक से बांटा गया है। अगर भौतिक में हम देखें, भौतिक या भौगोलिक में हम देखें, तो सबसे पहले है भाबर, फिर दूसरा है खादर, सॉरी भाबर के बाद आएगा तराई, भाबर के बाद तराई, तराई के बाद है खादर, और खादर के बाद है भांगर। तो आप ये जो वर्ड है इनको आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, खादर क्या होता है, भांगर क्या होता है। तो भाबर जो होता है, जब नदी, जैसा कि मैंने बताया कि पर्वतों से आती है, महान हिमालय से आती है, मध्य हिमालय को काटती है, और मध्य हिमालय को काटने के बाद जो हमारा उत्तर का विशाल मैदान है उसमें प्रवेश करती है। तो उसमें प्रवेश करने के बाद, जैसे कि ये पर्वत है, ये महान हिमालय है, यहाँ से नदी आती है, यहाँ से नदी आती है, ये महान हिमालय है। महान हिमालय के बाद देखने को मिलता है हमको मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, इसको काटती है, मध्य हिमालय को काटती है, और काटने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों को, जो इन पहाड़ों में से बड़े बड़े पत्थरों को, खंडरों को और बजरी को, क्ले को, इनको सबको लेके आती है, उनको यहाँ पे जमा कर देती है। यहाँ को जमा करने के बाद बड़े बड़े पत्थरों के अंदर नदियाँ लुप्त हो जाती है, क्योंकि पर्वतों से बड़े बड़े पत्थर आते हैं, तो पत्थर एक जगह जमा हो जाते हैं। एक ढाल से जब नदी उतरती है और एक तरह से उसको समतल जगह मिलती है, तो वहाँ पर जो पानी का, नदी का पानी है वो जमा हो जाता है, और बड़े बड़े पत्थर को यहीं पे जमा कर देती है, और इनके अंदर लुप्त हो जाती है। तो ये जो अंदर लुप्त हो जाती है, तो इस प्रदेश को कहा जाता है, इस प्रदेश का जो निर्माण होता है, ये 20 से 25 किलोमीटर चौड़ा ये क्षेत्र होता है, और इसका निर्माण होता है। तो इसको कहा जाता है भाबर प्रदेश, इसको कहा जाता है भाबर प्रदेश। इसकी विशेषता है कि इसमें नदियाँ दिखाई नहीं देती और अंदर लुप्त हो जाती है। भाबर प्रदेश के बाद आगे से नदियाँ निकलना शुरू करती है। भाबर प्रदेश के बाद नदियाँ निकलना शुरू करती है, और वो यहाँ पर एक रीजन बनाती है। जैसा कि इस क्षेत्र में क्या होता है कि पानी जो है एक तालाब की तरह जमा हो जाता है, बिल्कुल कीचड़ विचड़ सब जमा हो जाता है, और नदी बिल्कुल शांत अवस्था में आ जाती है, और पानी बिल्कुल जमा हो जाता है। तो इस प्रदेश को कहा जाता है, इस प्रदेश को कहा जाता है तराई प्रदेश तराई प्रदेश कहा जाता है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता देखने को मिलती है। अनेक जीव जंतुओं का घर है, और अनेक जीव जंतु यहाँ पे रहते हैं। यहाँ से होने के बाद नदी आगे निकलती है, नदी आगे जाती है, यहाँ से नदियाँ निकल रही है ना, यहाँ से नदी आगे जाती है, और जो नदी पूरा उत्तरी मैदान में पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाती है, और इसके आसपास नदी के आसपास जो ये पट्टी का निर्माण होता है, इस साइड पास वाली पट्टी का निर्माण होता है, इसको कहा जाता है खादर। और दूर वाली पट्टी का जो निर्माण होता है इधर, ये जो नदी है, नदी के किनारे किनारे जस्ट पास में जिस मिट्टी का जमाव होगा उसको बोलेंगे खादर, जो कि उपजाऊ होगी।
क्योंकि वहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी जाता है, और बाढ़ के पानी में उपजाऊ मिट्टी होती है तो वो आसपास के क्षेत्रों में जमा हो जाएगी, और जिस क्षेत्र का निर्माण होगा उसको बोलते हैं खाद्य क्षेत्र। यहाँ पर व्यापक रूप से कृषि की जाती है, और जो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है यानी कि फर्टाइल सोइल है वो खादर भूमि होती है, और जो दूर जिसका निर्माण होता है उसको बोलते हैं भांगर, उसको कहा जाता है भांगर। तो ये खादर और भांगर प्रकार की भूमियाँ होती है। ये उत्तर का विशाल मैदान है।
तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसी में सभी प्रकार के खनिज और वो पाए जाते हैं। दक्षिण के क्षेत्र में जो हमने देखा था तीसरा मुख्य भौगोलिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। चौथा हमने देखा था द्वीप समूह। तो द्वीप समूह आपको इधर साइड में देखने को मिलते हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर आपको लक्षद्वीप समूह देखने को मिलते हैं। ये लक्षद्वीप समूह देखने को मिलते हैं। उसके बाद देखा था हमने, उसके बाद हमने देखा था ये इस वाले रीजन में इस वाले क्षेत्र में हमको देखने को क्या मिलता है, इस वाले क्षेत्र में हमको भारतीय महामरुस्थल, जिसे थार के नाम से जाना जाता है, थार मरुस्थल, वो देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें तटीय मैदान। तटीय मैदान के बारे में जो आपको बता रहा था, ये तटीय मैदान देखने को मिलते हैं दोनों साइड।